21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए कार्यस्थल कौशल, नवोन्मेषी सोच और विचार सृजन, इनोवेटिव थिंकिंग एंड आइडिया जनरेशन, इसके भाग 2 व्याख्यान की हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं डॉक्टर नवल किशोर लोहनी, भौतिक विज्ञान विभाग, MV राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी। यह सत्र नवाचारी विचार सृजन करने पर केंद्रित। पिछले अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे नवोन्मेषी सोच तथा रचनात्मकता के विभिन्न दृष्टिकोण। इसका अधिगम उद्देश्य है विचार सृजन की प्रक्रिया में रचनात्मकता और नवाचार के बीच अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे। विचार सृजन के लिए मूलभूत तकनीकों और उपकरणों जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, स्कैम्पर आदि का प्रयोग कर सकेंगे। वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक और नवाचारी सोच का प्रयोग कर सकेंगे। नवाचारी सोच विकसित करना और उसका अभ्यास करना सीखेंगे। विभिन्न परिस्थितियों में विश्लेषणात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ा सकेंगे। वास्तविक जीवन की समस्या को पहचानकर नवाचारपूर्ण समाधान प्रस्तुत कर सकेंगे। इन अधिगम उद्देश्यों के साथ आइए आरंभ करते हैं। विचार उत्पन्न करना। क्या होता है आइडिया जनरेशन? आइडिया जनरेशन क्या है? आइडिया जनरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम नई सोच, नए समाधान या नए दृष्टिकोण को जन्म देते हैं। यह रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नवाचार, इनोवेशन, तीनों का समायोजन होती है। विचार सृजन, आइडिया जनरेशन क्यों महत्वपूर्ण है? नवाचार आविष्कार की शुरुआत है। किसी भी आविष्कार के लिए या किसी भी नवाचार के लिए हमें विचार सृजन की आवश्यकता होती है। विचार सृजन से ही जटिल समस्याओं के रचनात्मक समाधान मिलते हैं। विचार सृजन से व्यवसाय, शिक्षा, तकनीकी और समाज के हर क्षेत्र में नई दिशा मिलती है। प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए आवश्यक है कि आपके अंदर विचार सृजन हो। विचार सृजन स्टार्टअप और नई परियोजनाओं के लिए आधार तैयार करता है। आइडिया जनरेशन से मौलिकता का विकास होता है, सोचने और समझने की शक्ति का विकास होता है। विचारों के स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ आइडियाज क्या होते हैं? पहला है व्यक्तिगत अनुभव। आप अपने जीवन में कोई व्यक्तिगत अनुभव से कुछ सीखते हैं तो आपके मस्तिष्क में कुछ विचार आते हैं। सोर्स ऑफ आइडिया। किसी समस्या को हल करने की प्रक्रिया में जब आप होते हैं तब आपके अंदर समस्या को सुलझाने के लिए कुछ विचार आते हैं। जब आप लोगों का, घटनाओं का, प्रकृति का निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, कुछ नोटिस करते हैं, तब आपके अंदर विचार आते हैं। जब आप दूसरों से चर्चा करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और तब आपके अंदर कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। पर्यावरणीय विश्लेषण करने पर समाज, प्रौद्योगिकी और बाजार में हो रहे परिवर्तनों का जब आप विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। अनुसंधान और अध्ययन या शोध करने से भी हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। किसी प्रतिक्रिया से या सामाजिक जरूरत से भी हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। व्यक्तिगत रुचियों और जुनून से भी विचार उत्पन्न होते हैं। कभी कभी किसी कार्य को करने में जो कांस्टेंट्स होते हैं, जो सीमाएं होती हैं या जो चुनौतियां, चैलेंजेस होती हैं, उन चैलेंजेस से अपने को ओवरकम करने के लिए भी हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। संयोगवश कभी ऐसा भी होता है कि अचानक से कोई दिमाग में विचार आता है, संयोगवश कोई खोज हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूँगा, पोस्ट इन नोट्स की खोज। पोस्ट इन नोट्स क्या होते हैं? ये बगल में जो आपको छोटे से चित्र में दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पेपर क्लिप्स हैं। इन पेपर क्लिप्स को हम कहाँ यूज करते हैं? ऑफिस के किसी डॉक्यूमेंट में। जब हमें कोई इंपॉर्टेंट पेज को मार्क करना होता है तो इस पर हम कुछ लिख करके, कुछ नोट मार्क करके उस पेज पर चिपका देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1980 में 3M कंपनी, जिसे मिनेसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से जाना जाता है, जो 1902 में विकसित हुई थी, अमेरिका की एक बहुत ही ख्याति प्राप्त कंपनी है जो नवाचार के लिए जानी जाती है। 1980 के दशक में इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना पोस्ट इट नोट्स बनाए जाएं, और आज प्रत्येक अच्छे व्यवसायिक केंद्र में या ऑफिस में आपको ये पोस्ट इट नोट्स मिलेंगे, जो कि आज करोड़ों का बिजनेस है। आइए विचार उत्पन्न करने की कुछ प्रमुख तकनीकों पर चर्चा करें। पहली तकनीक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह एक समूह या व्यक्ति
इसमें एक समूह या व्यक्ति बिना किसी आलोचना के खुले मन से कई संभावनाओं पर विचार करता है। हर तरह के विचारों का इसमें स्वागत होता है। टीम वर्क और सहयोग की भावना विकसित होती है। मात्रा को इसमें प्राथमिकता नहीं दी जाती है, गुणवत्ता को बाद में देखा जाता है। यानी पहले एक ग्रुप से सबके विचार इकट्ठे किए जाते हैं, सब किसी समस्या पर अपने अपने विचार देते हैं, बाद में तय किया जाता है कि किसका विचार अच्छा है या किसका विचार उतना अच्छा नहीं है। शिक्षण और कक्षा गतिविधियों के लिए ये उपयोगी होती है, व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायक होती है, लेखन और रचनात्मक कार्यों के लिए भी उपयोगी होती है। विचार उत्पन्न करने की एक दूसरी तकनीक है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक दृश्यात्मक तकनीक है जिसमें किसी केंद्र बिंदु यानी सेंट्रल आइडिया से जुड़े विचारों, उपविचारों और तथ्यों को शाखाओं यानी ब्रांचेस के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। यह तकनीक मस्तिष्क के दोनों भागों को सक्रिय करती है और विचारों के प्रवाह को सशक्त बनाती है। माइंड मैप सोचने की प्रक्रिया को नेत्रों से देखने योग्य बनाता है। केंद्रीय विचार को चारों ओर विचारों को जोड़कर चित्र बनाना, केंद्रीय विचार के चारों ओर विचारों को जोड़कर चित्र बनाना, इसके केंद्र एक मुख्य विषय या समस्या होती है जिसमें अन्य विचार जुड़ते हैं। विचार उत्पन्न करने की प्रमुख तकनीक माइंड मैप विचारों को क्रमबद्ध और वर्गीकृत करने के लिए शाखाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक पेड़ में तना और टहनियाँ, रंग, चित्र, चिन्ह, तीर आदि के प्रयोग कर विचारों को स्पष्ट और आकर्षक बनाया जाता है। यह तकनीक विचारों की सीमा को तोड़ती है और नवीनता को प्रेरित करती है। यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत है कि यदि पर्यावरण संरक्षण पर हम चर्चा करें और पर्यावरण संरक्षण को माइंड मैप से समझें तो केंद्र पर होगा पर्यावरण संरक्षण, जबकि उसकी विभिन्न शाखाओं को समझें तो कारण जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, समाधान जैसे वृक्षारोपण, पुनर्चक्रण जैसे सरकारी नीतियां, जैसे जन जागरूकता कार्यक्रम, तकनीकी उपाय, उस केंद्र बिंदु के चारों ओर विचारों के अन्य समूह होंगे। अब एक दूसरी तकनीक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, स्कैम्पर तकनीक। यहाँ पर हर एक विचार शैली को, हर एक अक्षर एक विचार शैली को दर्शाता है। एस मतलब सब्स्टिट्यूट, बदलना, सी मतलब मिलाना, ए मतलब अनुकूल बनाना, एम मतलब बदलना या मॉडिफाई करना, पी पुट टू अनदर यूज, दूसरे प्रयोग में लाना, ई हटाना, आर उल्टा करना या रिवर्स करना। इसको समझते हैं, इसके अर्थ, अभिप्राय और उदाहरण के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस तकनीक में हम प्रतिस्थापन का मतलब है, एस का मतलब है सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन इसका मतलब है क्या हम किसी हिस्से को किसी और चीज़ से बदल सकते हैं। यहाँ पर उस चीज़ के लिए बात हो रही है कि मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, जैसे एक परंपरागत पुरानी छाता। अब उस छाता में क्या आप कोई प्रतिस्थापन कर सकते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? जी। अगर हम उसके कपड़े को वाटरप्रूफ प्लास्टिक से बदल दें तो वो बेहतर हो जाएगी। तो एक उदाहरण है। सी कंबाइन यानी संयोजन, यहाँ पर दो विचारों या वस्तुओं को जोड़ सकते हैं। जैसे जो कंपनी छाता बना रही है, अगर उस कपड़े का रेनकोट भी बनाए और छाता और रेनकोट साथ में सेल करे तो छाता प्लस रेनकोट के संयोजन करने को कंबाइन कहेंगे। एडॉप्शन मतलब अनुकूलन, क्या हम किसी और उपयोग में भी वस्तु को ढाल सकते हैं? जी हाँ, छाता बनती है बारिश के लिए, लेकिन जब धूप होती है तो सूरज से बचाव में भी उपयोगी है। क्या मॉडिफाई करके, परिवर्तन करके, बड़ा या छोटा करके हम कोई और उपयोग ले सकते हैं? जी हाँ, अगर हम छाता को बड़ा करें तो उसमें एक के बजाय दो लोग इसके अंदर उपयोग में आ सकते हैं, दो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। पुट टू अनदर यूज, उपयोग में लाना, क्या कोई दूसरे प्रयोग में भी लाया जा सकता है जिस चीज़ के लिए बना है उसके अतिरिक्त? तो इस उद्देश्य के लिए देखा जाए तो जी हाँ, अगर छाते के ऊपर अगर हम मार्केटिंग पोस्टर लगा दें, कोई एडवर्टीजमेंट पोस्टर लगा दें, तो आप देखते हैं कि कैनोपी में एक बड़ी सी छाता में एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो दूसरे उपयोग में भी आ रहा है। एलिमिनेट, अगर कोई हिस्सा हटाकर और उपयोगी बनाया जा सकता है तो हाँ, हम अगर पुरानी छाता के जो वो आगे से मुड़ा हुआ हैंडल होता है वो धातु का भारी होता है, उससे छाता भारी होती है, उसे हटाकर अगर एक हल्का स्ट्रक्चर बना दें तो ये हमने एलिमिनेट करके उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। रिवर्स करके, रीअरेंज करके या क्रमबद्ध करके अगर हम उसको यूज कर सकते हैं तो उसका उदाहरण है कि हम छाता को फोल्डेबल या उल्टा मोड़ने योग्य बनाएं। तो इस स्कैम्पर टेक्निक में हम किसी प्रोडक्ट को इतने विषयों से दोबारा से पुनर्निर्माण कर उपयोगी बनाते हैं। एक नई तकनीक है जिसका नाम है थिंकिंग हेड्स तकनीक।
ये थिंकिंग हेड टेक्निक्स क्या होती है, इसे एडवर्ड डी बानो ने विकसित किया था। विचार सृजन और समस्या समाधान की यह एक प्रभावशाली प्रणाली है। यह तकनीक के अंतर्गत किसी भी समस्या या स्थिति को 6 अलग अलग रंगों की सोच यानी हेड्स टोपी के माध्यम से देखा जाता है, जिसमें प्रत्येक टोपी एक विशेष दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। ये 6 दृष्टिकोण हैं। तथ्य और तर्क सफ़ेद टोपी से दिखाए जाते हैं, भावनाएं और अनुभूति लाल टोपी से दिखाई जाती है, नकारात्मकता और जोखिम काली टोपी से दिखाए जाते हैं, सकारात्मकता और संभावनाएं पीली टोपी से दिखाए जाते हैं, रचनात्मकता और नए विचार हरी टोपी से दिखाए जाते हैं तथा समन्वय और नियंत्रण नीली टोपी से दिखाया जाता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई समस्या है, स्कूल में मोबाइल फ़ोन की अनुमति बच्चों को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस सोच में अगर हम इसको थिंकिंग हेड्स तकनीक से इसका एनालिसिस करेंगे तो हरी टोपी वाला व्यक्ति जो कि रचनात्मक सोच रखता है वो कहेगा, एक नए विचार या नए विकल्प या समाधान के रूप में इसे देखेगा और कहेगा छात्रों को तकनीकी सहायता मिल सकती है अगर वो मोबाइल को ले जाए। लाल टोपी वाला भावनात्मक सोच, भावना, अंतर्ज्ञान और अनुभूति की बात करता है तो वो कहेगा कि कुछ शिक्षक इसमें असहज महसूस कर सकते हैं। सफ़ेद टोपी हमेशा तथ्यात्मक सोच यानी डेटा, तथ्य और जानकारी के आधार पर बात करती है तो वो कहेगी कि वर्तमान में 70% छात्र यानी डाटा स्मार्टफोन रखते हैं तो फिर देना चाहिए। काली टोपी जो कि नकारात्मक सोच या जोखिम या समस्याओं या चेतावनी को निरूपित करती है वो कहेगी नहीं, मोबाइल ले जाने से बच्चों का ध्यान भटक सकता है, दुरुपयोग हो सकता है। जबकि पीली टोपी हमेशा सकारात्मक सोच की बात करती है, वो लाभ, संभावनाएं या मूल्य की बात करती है तो वो कहेगी कि अगर बच्चे मोबाइल ले जाते हैं तो सही मार्गदर्शन से ये सीखने का टूल बन सकता है। जबकि नीली टोपी नियंत्रक सोच है, वो प्रक्रियाओं का निष्कर्ष नियंत्रण के साथ देती है तो वो कहेगी नीली टोपी कि सभी पक्षों को देखकर निष्कर्ष निकाला जाए। दिस इज थिंकिंग हेड्स टेक्निक। अब हम रैंडम वर्ड एसोसिएशन एक तकनीक की बात करते हैं। यह सरल लेकिन प्रभावशाली विचार सृजन तकनीक है। इसमें किसी एक यादृच्छिक यानी रैंडम शब्द को चुना जाता है और उसे वर्तमान समस्या या विषय से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यह तकनीक मस्तिष्क को पारंपरिक सोच से बाहर निकालकर नए और अनपेक्षित दृष्टिकोण तलाशने में मदद करती है। जब कोई अप्रासंगिक शब्द समस्या से जोड़ा जाता है तो यह नए विचारों, समाधान के विकल्पों और रचनात्मक दृष्टिकोण को जन्म देता है। यह विधि विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब सोच में जड़ता यानी मेंटल ब्लॉकनेस आ जाती है या टीम किसी एक ही दिशा में सोच रही होती है। ये जो तकनीक है इसका उपयोग शिक्षा, विज्ञापन, नवाचार और रचनात्मक लेखन जैसी कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। अब इस तकनीक को समझने के लिए यह तकनीक कैसे काम करती है इसको ऐसे समझिए कि इसका पहला चरण है कि आप कोई भी यादृच्छिक शब्द, रैंडम शब्द चुन लीजिए। आप उस शब्द को अपनी समस्या से जोड़िए और फिर विषय से जोड़ने के बाद विचार उत्पन्न करिए। उन विचारों को व्यवहार या समाधान का एक नया दृष्टिकोण तलाशने में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के तौर पर एक नई टेबल डिजाइन करनी है जो बच्चों को पसंद आए तो आप कोई रैंडम शब्द ले लेते हैं, कैट। अब सोचते हैं कि कैट का इस नई टेबल डिजाइन से क्या संबंध है, तो ऐसी सोच विकसित करनी है, एसोसिएशन सोच। तो पहली सोच है कि बिल्ली नरम होती है तो टेबल की सतह गद्देदार या नरम हो सकती है। बिल्ली खेलती है तो टेबल में इंटरैक्टिव फीचर हो सकते हैं। बिल्ली का पूंछ यानी टेबल के कोनों को घुमावदार संरचना दे दें तो बिल्ली के पूंछ जैसा लगेगा। बच्चे बिल्ली से जुड़ते हैं इसलिए टेबल पर बिल्ली का चेहरा प्रिंट कर देते हैं। तो नया विचार जो उत्पन्न होगा वो होगा बच्चों के लिए एक कैट शेप्ड प्लेफुल स्टडी टेबल का डिज़ाइन सुरक्षित, रंगीन और रोचक हो जाएगा। अब हम एक नई तकनीक की बात करते हैं, रोल स्टॉर्मिंग। रोल स्टॉर्मिंग तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति किसी और के दृष्टिकोण या भूमिका में प्रवेश करके विचार करता है और समाधान सुझाता है। यह भूमिका कोई ग्राहक, बच्चा, प्रतियोगी, प्रसिद्ध व्यक्ति या काल्पनिक पात्र भी हो सकता है। इस तकनीक का उद्देश्य है पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर नए दृष्टिकोण और समाधान के विकल्पों की खोज करना। जब हम किसी और के नज़रिए से सोचते हैं तो हम उन पहलुओं को देख पाते हैं जिन्हें सामान्यतः अनदेखा कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक समस्या है कि एक नया स्कूल बैग किसी बच्चे के लिए डिज़ाइन करना है। अब भूमिका में आप स्वयं को एक 6 साल का बच्चा कंसीडर कर लीजिए। फिर आपकी सोच होगी
कि मुझे कार्टून कैरेक्टर वाला बैग चाहिए, बैग बहुत भारी नहीं होना चाहिए, मैं चाहूँगा कि मेरा बैग पेंसिल बॉक्स के साथ जुड़ा हो, मुझे एक ऐसा बैग चाहिए जिसमें पानी की बोतल नहीं गिरे। तो अब जब आप बच्चे की जगह जाकर स्वयं सोचेंगे तो जब आप परिणाम बनाएंगे तो आप एक हल्का आकर्षक मल्टी पॉकेट बैग जिसमें बोतल होल्डर और इनबिल्ट पेंसिल बॉक्स हो ऐसा बॉक्स विकसित कर लेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं कि विचार उत्पन्न करना किन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। विचार उत्पन्न करना व्यवसाय के क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, तकनीकी के क्षेत्र के लिए, सामाजिक क्षेत्र के लिए, सदैव सभी क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। विचार उत्पन्न करने के लिए कुछ सुझाव हैं कि आलोचना मुक्त वातावरण बनाएं, सभी को अपनी बात रखने का, अपने विचारों को सबके साथ साझा करने का एक खुला मंच होना चाहिए। विचित्र या असामान्य विचारों को भी स्वीकार करना चाहिए। हर विचार को लिख लेना चाहिए। बीच बीच में जब हम सोचने या विचार उत्पन्न करने की प्रक्रिया में होते हैं तो बीच बीच में अपने मस्तिष्क में विराम लें। अवचेतन मस्तिष्क भी कुछ सोचता है, तो इसलिए विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी विचार में शामिल कीजिए ताकि किसी भी पृष्ठभूमि से किसी समस्या का कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल सकता है जो हमको एक नया आइडिया जनरेट करके देता है। नवाचारी सोच और विचार सृजन के अधिगम निष्कर्ष। वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान में नवाचारी सोच के महत्व को समझना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल स्टॉर्मिंग या रैंडम वर्ड एसोसिएशन जैसी विभिन्न विचार सृजन तकनीकों का प्रयोग में लाना, किसी समस्या को कई रचनात्मक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता विकसित करना, समूह चर्चा या गतिविधियों के माध्यम से सहयोगात्मक और खुले दृष्टिकोण वाली सोच विकसित करना। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे व्यवसाय योजना और उसका शुभारंभ। थैंक यू।